सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के नए चैप्टर 1174 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ज़ोरो कैसे डोरी और बॉगी के ऊपर अटैक करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद हमें ब्रुक और गुंको के स्टोरी का भी एक पार्ट पता चला था, जहाँ पे हमें पता चला कि गुंको का असली नाम एक्चुअली में प्रिंसेस शूरी है। और उस चैप्टर के एंड में हमें एक्चुअली में एक 3 जनरल अटैक दिखाया गया था, जिसका नाम था गोकुको सोवरेनिटी, जो कि एक बहुत पावरफुल अटैक था, और वो वाला चैप्टर भी बहुत अच्छा था। और मैं सच कहूँ तो मैं इस चैप्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में हम फाइनली लूफी और लोकी को देख रहे हैं। ऑब्वियसली जैसा कि पिछले चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें लगा था कि इस चैप्टर में वो लोग दिख जाएंगे, हम लोग लूफी और लोकी एक्चुअल में इस चैप्टर में दिख गए हैं। तो पहले तो इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद मैं आप लोग को शायद मेरी थोड़ी थ्योरीज बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहाँ पे हमने देखा था कि सोमर्स ने अपने खुद के शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था नाइटमेयर नीका को उसके ऊपर फेंकने के बाद। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सोमर्स यहाँ पे डरा हुआ है, और यहाँ पे वो शॉक्ड है कि उनका प्लान अभी रुइन होने वाला है। और ये जो चैप्टर का स्टार्ट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोमर्स यहाँ पे नाइटमेयर नीका को ब्लेम कर रहा है सब कुछ के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो गुंको को कहता भी है कि बच्चों को क्लिफ में गिरने से रोकने के लिए, लेकिन उसको फिर बाद में रियलाइज होता है कि इमू अभी भी गुंको की बॉडी के अंदर है। और उसके बाद वो यहाँ पे देखता है कि जो जायंट पेरेंट्स हैं वो एक्चुअल में उस एरो को काटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को बचा पाएं, लेकिन वो एरो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो कट नहीं रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। और यहाँ पे सोमर्स उन्हें कहता है कि अगर वो इस एरो को रोक सकता तो अभी तक वो खुद ही रोक देता। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि सोमर्स को यहाँ पे रियलाइज होता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है अभी, कि अभी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे उसके थॉर्न्स की वजह से, और अभी वो बच्चे नीचे गिर के मरने वाले हैं। और हमने गॉड वाले इंसिडेंट में तो ये देख ही लिया था कि कैसे सोमर्स को ऐसी चीज़ें करना पसंद है जिसमें वो देखे कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी है कि ये प्लान एक्चुअल में काम कर सकता है, क्योंकि करंटली इमू ने गुंको की बॉडी का कंट्रोल ले लिया है। तो यहाँ पे सोमर्स कहता है कि वो सीधा कह सकता है कि वो एक्चुअल में इमू का फॉल्ट था कि बच्चे सारे गिर के मर गए, क्योंकि इमू ने यहाँ पे गुंको की बॉडी का कंट्रोल ले रखा है। तो यहाँ पे सोमर्स एक्चुअल में शिफ्ट करना चाहता है ब्लेम इमू के ऊपर खुद। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि वो मे बी बाद में और सारे बच्चों को ला सकते हैं अपना कोई प्लान वापस से एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि सोमर्स यहाँ पे एक मीनियक की तरह हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ये देख के एक्चुअली मजा आ रहा है। और वो इसके बाद सारे पेरेंट्स और बच्चों को बताता भी है कि वो सारे बच्चे अभी नीचे गिर के मरने वाले हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सोमर्स यहाँ पे कहता है कि एक बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीका है मरने का, और वो उसे बहुत ज्यादा मजे आएंगे ये देख के। और इसके बाद हम देखते हैं कि ओइमो यहाँ पे ट्राई करता है अपने ग्रैंड डॉटर को पकड़ने का और उससे रोकने का, लेकिन जो थॉर्न्स है वो एक्चुअल में ओइमो के अंदर घुस जाते हैं और बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है वो, तो यहाँ पे वो उसे रोक नहीं पाता। तो यहाँ पे तुम याद रखो कि ओइमो एक्चुअल में एक जायंट वॉरियर पायरेट है, तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है एक्चुअली में, और अभी वो भी इस चीज को रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे इसके बाद हम सेंट किलिंगम को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पे खुद ही सोच रहा है कि सोमर्स यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है पागल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ओइमो को रियलाइज होता है कि वो लोग बच्चे को नहीं बचा सकते उस एरो के होते हुए। और यहाँ पे हमें फिर से दिखाया जाता है कि सोमर्स कैसे हंस रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा फनी है कि जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को बचाना हो, वो बच्चों को बचा नहीं पा रहे हैं, और अभी देखने वाले हैं अपने बच्चों को मरते हुए। और क्योंकि यहाँ पे सोमर्स एक्चुअल में एक वर्ल्ड नोबल है, तो उसे लगता है कि जो लव है एक्चुअल में एक वर्थलेस इमोशन है, और मोस्टली इसीलिए इस कॉपर गबान को चूज किया गया था सोमर्स के लिए एक ओपोनेंट की तरह। और यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में मोस्टली हम देखेंगे कि सोमर्स एक्चुअल में सांजी से पिट रहा है, हमारा कॉनसोर ऑफ लव। और इसीलिए मुझे लगता है मे बी फ्यूचर चैप्टर्स में हम देखेंगे सांजी कैसे आके सोमर्स को डिफीट कर देता है, उसे मे बी दिखाते हुए कि पावर ऑफ लव से वो क्या क्या कर सकता है। पर अभी यहाँ पे ये देख के मुझे लगता है कि एक और चीज पॉसिबल है फ्यूचर में, जो कि ये है कि मुझे लगता है मे बी एल्बाफ आर्क के एंड में हम देख सकते हैं ईमो को सोमर्स को किल करते हुए। और ऑब्वियसली तुम यहाँ पे कहोगे कि कोई रीजन नहीं यहाँ पे कि ईमो सोमर्स को मारे, लेकिन यहाँ पे तुम देखो कि सोमर्स यहाँ पे बच्चों को नहीं रोक पा रहा, और उसके बाद वो यही ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है ईमो के ऊपर, क्योंकि उसने गुंको की बॉडी का कंट्रोल ले लिया। और ये चीज थोड़ा सही भी है क्योंकि ईमो ने गुंको की बॉडी का कंट्रोल ले लिया, इसीलिए यहाँ पे ये सब हो रहा है। लेकिन ये चीज है ना कि ईमो वर्ल्ड का रूलर है, वो ऐसे ही ब्लेम खुद के ऊपर नहीं लेने वाला है यहाँ पे। और मे बी शायद क्योंकि यहाँ पे सोमर्स यहाँ पे ट्राई कर रहा है ईमू के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करने का, मे बी इस आर्क के एंड में इसलिए ईमू सोमर्स को मार देगा। और मुझे लगता है कि मे बी ऐसा पॉसिबल है कि सोमर्स को एक एग्जाम्पल की तरह यूज किया जाए, मे बी इस आर्क के एंड में सोमर्स को कुछ हो और हमें ये दिखाया जाए कि इस एक होली नाइट को कैसे मार सकते हैं हम।
और मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी कि ये एक तरह से एक्चुअली में एक फोरशैडोइंग की तरह दिखाया जा रहा है कि कैसे ईमू को एक्चुअली में डिफीट किया जा सकता है फ्यूचर में, मे बी जब हम वन पीस का फाइनल वॉर देखेंगे उसमें। क्योंकि तुम देखो हमने एगेड आइलैंड में ये एक्चुअली में सैटर्न के साथ देखा था और हम यहाँ पे सोमर्स के साथ वही सेम चीज़ देख रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि ईमू ने इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को ऐसा बना दिया है कि उन्हें बस अपने खुद के लिए फ़र्क पड़ता है बस, तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सोमर्स को इसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सेलेस्टियल ड्रैगन्स में भी देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और मुझे यहाँ पे लगता है क्योंकि मे बी ये लोग होली नाइट्स है तो मोर अपर क्लास में है सारे के सारे नॉर्मल सेलेस्टियल ड्रैगन से, इसलिए इनका एटीट्यूड भी और ज़्यादा बुरा है। और यहाँ पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, तो वो यहाँ पे ईमू के लिए इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें एक्चुअली में ईमू के साथ काम करना पसंद है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मजबूरी है, क्योंकि ईमू से ही उन्हें पावर्स मिल रही हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि मे बी ये एक्चुअली में एक फोरशैडोइंग हो सकती है फ्यूचर के लिए, कि मे बी वो लोग ये सोच के कि ईमू को मारने के बाद उसकी पावर्स लेके या फिर किसी तरह से वो ईमू से ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और यहाँ पे चीज़ यह है ना कि जो सेंट सैटर्न था वो ईमू के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम से था, लेकिन उसने भी ईमू के कुछ सारे ऑर्डर्स को एक्चुअली में माना नहीं। और यहाँ पे ये वाला जो जनरेशन जिसे ईमू ने रेस किया सेलेस्टियल ड्रैगन्स, जहाँ पे यहाँ के होली नाइट्स हैं, यहाँ पे हम फिगरलैंड गार्लिंग को भी ऐड कर सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि इन लोग को एक्चुअली में और ज़्यादा पावर चाहिए हो और ये लोग ग्रीडी बन जाएं। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि जो सेंट फिगरलैंड गार्लिंग था, जो कि हमें पता है कि होली नाइट्स का लीडर भी था, वो किस तरह से प्लान कर रहा हो कि वो ईमू को मार के पूरे वर्ल्ड का टेक ओवर कर ले। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि होली नाइट्स में भी फ्यूचर में ईमू को बिट्रे कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग बस अपने बारे में ही फिक्र करते हैं और उन्हें बाकी किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। और वो लोग ईमू के लिए बस काम कर रहे हैं क्योंकि उनको करना पड़ेगा। और वो लोग सांजी या फिर जोरो की तरह नहीं है कि वो लूफी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं और उसका दोस्त है वो। और ये वाले जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स ये हमेशा वही चूज़ करेंगे जो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि ये लोग एक्चुअली में ईमू को बिट्रे कर दें और इसीलिए मे बी फाइनल वॉर में ईमू हार जाए। लेकिन इसके बाद हमें वापस से सारे के सारे जायंट बच्चों को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि मे बी ये एक्चुअली में डिवाइन पनिशमेंट है सारी की सारी बुरी चीज़ों जो उन्होंने अभी तक की है उसके लिए। जहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कुछ लोग यहाँ पे बुरी तरह से बिहेव करते थे दूसरों के साथ, कुछ लोग यहाँ पे लड़ाई करते थे। और यहाँ पे हम एक्चुअली में एक दिखाया जाता है रिप्ली और कोलिन। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोलिन एक टॉय पकड़ा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा एमेट की तरह ही दिख रहा है। और मोस्टली यहाँ पे कोलिन ने किसी से फाइट करके ये टॉय उससे छीन लिया है। और उसके बाद हमें ऐसे ही बहुत सारे अलग बच्चों को भी दिखाए जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बच्चे सारे कहते हैं कि वो यहाँ पे मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कोलिन एक्चुअली नीचे गिरने ही वाला होता है तब हम देखते हैं कि रिप्ली यहाँ पे आती है और कोलिन को हक कर लेती है और उसके जो थॉर्न्स है वो एक्चुअली में कोलिन के अंदर घुस जाते हैं बहुत सारे ज़्यादा। और यहाँ पे थ्रोन्स के उसके अंदर जाने के बाद भी रिप्ली यहाँ पे कोलिन को रोकने की कोशिश कर रही है, उसे हक कर रही है। लेकिन हमने देखा था कि ओइमो भी वो नहीं कर पाया था, वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कोलिन को उसकी मदर ने हक किया और वो कोलिन यहाँ पे अपने मदर से कहता है कि उन्हें यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि वो भी मर जाएंगे वरना। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि रिप्ली उसे कहती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे पेरेंट्स आते हैं और अपने बच्चों को एक एक करके हक कर लेते हैं, अगर भी वो थॉर्न्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर रहे हैं उन्हें। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे और पेरेंट्स एक एक करके एक साथ अंडरवर्ल्ड में गिर रहे हैं हेलबाफ के। और इस मोमेंट में भी सोमर्स यहाँ पे एक मेनियक की तरह हंस रहा है बस। और इस पैनल में एक और चीज़ भी है जिसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए, जहाँ पे हम देखते हैं कि एंज यहाँ पे आती है और जोआना को हेल्प कर देती है, जो कि यहाँ पे वो लड़की थी जिसने कहा था कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं है। और ऑब्वियसली हमें पता है कि एंज यहाँ पे उन सारे बच्चों की टीचर थी और यहाँ पे किसी तरह से एंज यहाँ पे सही टाइम पे पहुँच गई। और यहाँ पे ऑब्वियसली ये सारी थ्योरीज को डिस्प्रूव कर देता है कि एंज यहाँ पे एक ट्रेटर थी मे बी। और मुझे लगता है कि एंज से यहाँ पे ओडा कुछ दिखाना चाहते थे और यहाँ पे वो दिखाना चाहते थे ओडा। और यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग थ्योरीज बना रहे थे कि वो ट्रेटर थी। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में ही कह दिया था कि मे बी कुछ डिफरेंट भी हो सकता है यहाँ पे। और इसके बाद हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि रोड यहाँ पे भाग के आता है और बियॉन को हक कर लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबके सब लोग यहाँ पे क्लिप से नीचे गिर रहे हैं और वो मरने वाला है। और यहाँ पे ये देख के सोमर्स को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो कहता है कि पेरेंट्स को यहाँ पे खुद को एक साथ नहीं मरना चाहिए था, यहाँ पे बच्चे एक अकेले मर सकते थे बस। और ऑब्वियसली ये सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए लव के लिए किया। लेकिन यहाँ पे सोमर्स कहता है कि ये सब बस वर्थलेस है और उनके पेरेंट्स बहुत सारे इडियट्स हैं बस। और यहाँ पे वो कहता है कि लव इज ब्यूटीफुल एंड अटरली यूजलेस। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे किसी चीज के ऊपर लैंड करते हैं और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ये एक्चुअली में लूफी है, जो कि अपने मे बी गोमो गोमनो बलून फॉर्म में है। और यहाँ पे ऑब्वियसली लूफी अपने जायंट फॉर्म में भी है, क्योंकि वो सारे के सारे जायंट्स को आराम से अपने ऊपर रख पा रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी एक्चुअली में किसी बहुत ज्यादा जायंट चीज के ऊपर है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये एक्चुअली में लोकी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी और लोकी एक्चुअली में साथ में ऊपर आ रहे थे।
और यहाँ पे लोकी बहुत ही ज़्यादा जायंट, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ड्रैगन है। और यहाँ पे लोकी कहता है कि उसका इंटेंशन नहीं था उन लोगों को बचाने का, वो लोग बस रास्ते में मिल गए उन्हें। और लोकी का ये कहने का रीज़न ये है कि लोकी यहाँ पे एक सेवियर नहीं, वो एक्चुअली में एक डिस्ट्रॉयर है। और इसी मोमेंट पे हम जब देखते हैं कि लूफी और लोकी एल्बाफ के ऊपर वापस आ जाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम थंडर भी देखते हैं, तो लाइटनिंग भी यहाँ पे गिर रही है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एल्बाफ हिल रहा है। और हम देखते हैं कि एल्बाफ के सारे बिल्डिंग्स एक्चुअली में यहाँ पे डांस कर रहे हैं, जैसा कि हमने लूफी को एगहेड आइलैंड आर्क में भी करते हुए देखा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे जायंट्स देखते हैं कि पूरा पूरा एल्बाफ यहाँ पे ट्रेम्बल कर रहा है। और यहाँ पे हम दिखाया जाता है कि सारे होली नाइट्स और ईमू भी यहाँ पे शॉक्ड है कि देख के कि एल्बाफ में यहाँ पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे जारुल के वर्ड्स के साथ कि ऑन ए स्ट्रेंज डे ऑफ स्नो लाइटनिंग एंड थंडर द स्काई शैल बी कवर्ड बाय ए कोलोसल बीस्ट एंड अलोंग विथ इट द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन द सन गॉड शैल अपीयर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा जायंट ड्रैगन है। और हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर यहाँ पे लूफी और रैग्निर यहाँ पे राइड कर रहे हैं। और यहाँ पे लूफी एक्चुअली में अपने जायंट फॉर्म में, और उसमें भी वो एक्चुअली में लोकी के हॉर्न जितना भी बड़ा नहीं है। और यहाँ पे हम रैग्निर को भी देखते हैं जो कि अपने स्क्विरल फॉर्म में है। और इसी पॉइंट में ये वाला जो चैप्टर है ये एंड होता है, जहाँ पे एंड पैनल में हम देखते हैं कि लोकी जाता है और सारे नाइटमेयर क्रिएचर्स पे अटैक कर देता है। और ये चैप्टर एंड होता है विद द वर्ड्स दैट द एल्बाफ द आवर ऑफ लिबरेशन हैज़ अराइव्ड। और सच को तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम लूफी और लोकी को यहाँ पे इतनी जल्दी ऊपर आते हुए देखते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी हम लोग यहाँ पे गुंको या फिर ब्रुक का बैक स्टोरी देखेंगे। तो यहाँ पे लेकिन हम फाइनली जान चुके हैं कि लोकी का डेविल फ्रूट यहाँ पे क्या है, लेकिन फिर भी हमें इस चैप्टर में उसका नाम नहीं बताया गया। और मोस्ट मुझे लग रहा है कि वो एक्चुअली में निडॉग डेविल फ्रूट ही होने वाला है, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन नेक्स्ट वीक में एक ब्रेक है, तो हमें एक्चुअली में लोकी का डेविल फ्रूट का नाम जानने के लिए ही एक और वीक रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे हम जब लाइटनिंग और स्नो देखते हैं, मुझे लगता है कि मे बी जो एलिमेंटल पावर्स वाली थ्योरी है वो एक्चुअली में गलत होने वाली है। और मे बी हम यहाँ पे देखें कि क्या जैसे काइडो वहाँ पे लाइटनिंग और जो अपने हवा है उसे किसी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था अटैक करने के लिए, मे बी यहाँ पे इसी तरह से लोकी एक्चुअली में स्नो और लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है। और ऑब्वियसली लोकी का डेविल फ्रूट भी एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट ही होगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि लोकी का ड्रैगन फॉर्म यहाँ पे एक्चुअली में कितना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि लूफी यहाँ पे लोकी के हॉर्न जितना भी बड़ा नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे वो रैग्निर से भी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन भी बनाया है लूफी, काइडो और लोकी का, यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि लोकी यहाँ पे कितना ज़्यादा बड़ा है। और अगर मुझे यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करना हो कि लोकी का साइज़ यहाँ पे कितना ज़्यादा बड़ा है, वो वन पीस में एक नॉर्मल आइलैंड से भी ज़्यादा बड़ा होगा मोस्टली इस पे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लोकी डेफिनेटली जोनेशिया जितना तो बड़ा होगा ही, या फिर मे बी उससे ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है वो, क्योंकि वो मोस्टली बड़ा है नॉर्मल आइलैंड से जो वन पीस वर्ल्ड में है। लेकिन सच को तो यहाँ पे वो वाला शॉकिंग पार्ट नहीं है। शॉकिंग पार्ट ये है कि लोकी कह रहा था कि वो सन गॉड है, लेकिन उसका जो डेविल फ्रूट है बहुत ज़्यादा रिलेटेड है लाइटनिंग और स्नो से। लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली लोकी को ऐसा लगता होगा, क्योंकि वो एक्चुअली में एक डिस्ट्रॉयर है और एल्बाफ में सन गॉड नीका एक डिस्ट्रॉयर है, तो मे बी लोकी को लगा होगा कि वो ही सन गॉड नीका है, या फिर वो बस क्लेम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट दो पैनल्स है वहाँ पे मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की, जो कि ये है कि जब हम देखते हैं कि लूफी और लोकी ऊपर आ रहे होते हैं, तब हमें लोकी की आंखें दिखाई जाती है, जो कि वैसे ही थी जैसे हमने नॉर्मली उसके नॉर्मल फॉर्म में देखी है उसके फ्लैशबैक्स में। पर यहाँ पे जब हम देखते हैं लास्ट पैनल में कि लोकी और लूफी जाकर नाइटमेयर क्रिएचर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, तब हम लोकी की आंखें देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रही है। उसके अराउंड एक फायरी ऑरा है, और ये एक्चुअली में डोमी रिवर्स हुए लोगों से भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जब हमने देखा था कि ईमो ने सबको डोमे रिवर्स ही कर दिया था, या फिर तुम कह सकते हो कि ये एक्चुअली में बिग मॉम के जो सोल रिलेटेड पावर यूज करते हुए उसके आंखें हो जाते हैं, वैसे भी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। तो मे बी यहाँ पे पॉसिबल है कि लोकी किसी तरह से यहाँ पे सोल रिलेटेड पावर्स यूज कर रहा होगा थोड़ा, लेकिन उसके बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कीप थ्योराइजिंग।